हेलो स्टूडेंट, आज हम CFT या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसके एलिमेंट्री आइडियाज़ ऑफ CFT। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत मूलतः इस मान्यता पर आधारित है कि संकुलों में धातु तथा लिगेंड परस्पर स्थित वैद्युत आकर्षण बलों इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स द्वारा बंधे हुए होते हैं। धातु आयनों के चारों ओर लिगेंड्स द्वारा निर्मित फील्ड उसी प्रकार का होता है जैसा कि आयनिक क्रिस्टलों में धन आयन के चारों ओर ऋण आयनों का फील्ड पाया जाता है। इसी कारण इस सिद्धांत को क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी केंद्रीय धनायन से घिरे ऋण आयन जैसे F फ्लोराइड, क्लोराइड, साइनाइड जैसे बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज कहा जाता है तथा उदासीन अणुओं जैसे NH3, H2O जिसे बिंदु द्विध्रुव या पॉइंट डाइपोल कहा जाता है का संयुग्मन होता है या इनका युग्मन होता है। यहाँ धातु आयन धन बिंदु आवेश तथा लिगेंड ऋण बिंदु आवेश के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण है। यदि लिगेंड ध्रुवीय अणु पोलर मॉलिक्यूल जैसे NH3, H2O आदि हैं तो इन अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण का ऋणीय ध्रुव धातु आयन की तरफ होगा तथा इसे बिंदु ध्रुव या पॉइंट डाइपोल के रूप में माना जाता है। जैसे कि हम इसमें NH3 और H2O का डायग्राम में हम देखें तो NH3 में जो N पॉइंट है और H2O का जो O पॉइंट या O ध्रुव है या N ध्रुव है जो कि ऋणीय ध्रुव है वो ही मेटल की तरफ या धातु आयन की तरफ होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स। जैसे कि हम जानते हैं कि डी जो ऑर्बिटल्स है वो 5 तरह की होती हैं तथा जो इस प्रकार होती हैं और उनका विन्यास और उनकी संरचना इस प्रकार से होती है: dz², dx² माइनस y², dxy, yz और dxz, जो कि x, y और z के अक्ष के बीच में और उनके इस प्रकार से ओरिएंटेड होती हैं या अभिविन्यासित होती हैं। कुल 5 डी ऑर्बिटल्स dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² तथा dz² होती हैं। इनमें से dz² ऑर्बिटल और dx² माइनस y² की लोब्स अक्षों की ओर दिशामुखी होता है तथा dxy, dyz तथा dxz क्रमशः xy, yz तथा xz तलों में ओरिएंटेड या अभिविन्यासित होते हैं, जिनकी पालियां या इनकी लोब्स अक्षों के मध्य में स्थित होती है। dx² माइनस y² ऑर्बिटल्स dxy की तरह xy तल में होता है, लेकिन पालियां या लॉब xy अक्षों की ओर होती हैं तथा डंबल आकृति के कक्षक dz² की दोनों पालियां z अक्ष की ओर स्थित होती हैं तथा वलय xy तल में होते हैं। अगर अब हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स या डी के क्रिस्टल फील्ड विभाजन अगर हम देखें तो डी ऑर्बिटल्स जो है इस प्रकार से विभाजित होती हैं या स्प्लिट होती हैं। स्वतंत्र धातु आयन के डी कक्षकों की समभ्रंशता या डीजेनरेसी लिगेंडों द्वारा संकुल बनाते समय समाप्त हो जाती है। विलगित या अलग गैसीय धातु आयन के 5 डी कक्षक डीजेनरेट होते हैं और इनके चारों ओर ऋण आवेशों का पूर्णतः गोलाकार सममित या सिमेट्रिक क्षेत्र निर्मित किया जाए तो धातु आयन के 5 डी कक्षकों की ऊर्जा में समान रूप से वृद्धि होती है। और वो समान वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि पूर्णतः गोलाकार सममित क्षेत्र में सभी डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन समान प्रतिकर्षण महसूस करेंगे। यह प्रतिकर्षण धातु आयन के कक्षकों के इलेक्ट्रॉन्स तथा ऋण आवेशों के मध्य होता है। यदि क्रिस्टल क्षेत्र की सममिति गोलाकार से भिन्न होगी तो सभी डी कक्षकों की ऊर्जा में समान वृद्धि नहीं होगी। अतः डी कक्षकों का विपाटन क्रिस्टल क्षेत्र की ज्यामिति पर निर्भर करता है।
यानी कि हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि डी ऑर्बिटल्स किस प्रकार से स्प्लिट होंगी या किस प्रकार से विभाजित होंगी, कि क्रिस्टल क्षेत्र की ज्योमेट्री क्या है या उसकी ज्यामिति क्या है, क्योंकि अलग अलग ज्योमेट्री या अलग अलग ज्योमेट्री वाले क्रिस्टल क्षेत्र के हिसाब से डी कक्षकों का स्प्लिटिंग भी अलग अलग प्रकार की होगी। इस विभाजन के फलस्वरूप कुछ डी कक्षक अपनी औसत ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले हो जाते हैं, जबकि शेष कक्षक उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं। इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण हो जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और जिसमें से कुछ मुक्त ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त हुई ऊर्जा को या जो इलेक्ट्रॉनों के उच्च और निम्न ऊर्जा ऑर्बिटल्स में जाने से जो ऊर्जा मुक्त होती है, उस मुक्त हुई ऊर्जा को क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। उसे ऊर्जा को हम डेल्टा या 10dq द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें, लिगेंड्स के अष्टफलकीय फील्ड या ऑक्टाहेड्रल फील्ड में डी ऑर्बिटल्स का विभाजन इस प्रकार से होता है। जैसे कि हमने यहाँ चित्र में देखा कि ए जो है वो पृथक धातु आयनों में सभ्रंश डी कक्षक है, उसके बाद जो बी हैं वो उत्तेजित संभ्रंश हैं, और सी जो है वो विभाजित धातु यानी डी ऑर्बिटल्स 3 कम ऊर्जा वाले और 2 अधिक ऊर्जा वाले क्षेत्र में विभाजित हो जाते हैं। अब हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें या अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में हम धातु डी कक्षकों का विभाजन देखें, तो जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, T जो है वो क्रिस्टल क्षेत्र की अनुपस्थिति में स्वतंत्र धातु धनायन के 5 समभ्रंश डी कक्षक हैं, और यहाँ पर जो B है वो काल्पनिक गोलाकार क्रिस्टल क्षेत्र में ऊर्जा स्तर पर 5 समभ्रंश डी कक्षक हैं, और जो C है वो अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में बढ़ते हुए लिगेंडों द्वारा डी कक्षकों का 2 समूहों में T2G व EG में विभाजन है। यहाँ पर जैसा कि A है वो T2G और EG में विभाजित किया गया है, और T2G जो है dxy dyz और dxz है, जबकि EG जो है dx² माइनस y² डी और EG dz² dx² माइनस y² है, जबकि B जो है 5 ऑर्बिटल्स हैं dxy व dyz dxz dz² और dx² माइनस y², और C जो है उसमें की 3 ऑर्बिटल्स जिनको कि T2G कहा गया है वो कम ऊर्जा वाले dxy dyz और dzx में विभाजित होते हैं, और जो 2 उच्च ऊर्जा वाले जिनको कि EG कहा गया है dz² और dx² माइनस y² में विभाजित होते हैं, और इनका जो ऊर्जा का अंतर है वो 10dq के बराबर होता है, जिसको कि हम -0.4 और +0.6 के रूप में डेल्टा O यानी कि ऑक्टाहेड्रल क्षेत्र के लिए देखा गया है। यहाँ पर x² माइनस y² dz² जो है वो उच्च ऊर्जा के द्विसमभ्रंश या डबली डिजनरेट हैं, तथा dxy dyz और dxz जो हैं वो निम्न ऊर्जा के त्रिसमभ्रंश या ट्रिपली डिजनरेट कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। यहाँ पर dx² माइनस y² dz² का एग्जाम्पल तथा dxy तथा dyz dxz को T2G और इनको EG कहा गया है। यहाँ पर E डबली डिजनरेट अर्थात समान ऊर्जा के 2 कक्षक हैं, T जो है ट्रिपली डिजनरेट अर्थात समान ऊर्जा के 3 कक्षक हैं, G गिरार्ड अर्थात सममिति या सिमेट्री। इसी प्रकार से जैसा ये हमने देखा कि ये ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय ऊर्जा के लिए क्रिस्टल फील्ड विभाजन है या डी ऑर्बिटल्स का विभाजन है, इसी प्रकार से हम चतुष्फलकीय संकुलों में भी क्रिस्टल फील्ड में डी ऑर्बिटल्स का विभाजन देख सकते हैं।